हाय गाइस, मेरा नाम है राकेश सैनी। दोस्तों, आज की वीडियो मैं लेकर आया हूँ एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही शानदार ज़बरदस्त वीडियो। आज का अपना टॉपिक्स है भारत की नदियाँ। इस बारे में देख लेते हैं भारत की नदियाँ। टॉपिक्स डालते हैं भारत की नदियाँ। इन नदियों में सबसे पहले देखेंगे सिंधु नदी तंत्र। सबसे पहले बना लेते हैं फ्रेंड्स भारत का नक्शा। जैसे दोस्तों भारत का नक्शा ये है। ये हमारा इंडिया है और इंडिया के साइड में यहाँ पर है, यह है श्रीलंका। यहाँ की बात करें तो ये पड़ता है तिब्बत में। और तिब्बत से नीचे पड़ता है चीन। और इधर की बात करें तो म्यांमार पड़ता है। और म्यांमार का जो पुराना नाम है वो क्या कहलाता है? बर्मा कहलाता है। अब इधर की बात करें तो ये पड़ता है बंगाल। यहीं पे क्या है? बंगाल की खाड़ी। और इधर की बात करें तो यहाँ से इंडिया के यहाँ से ये और यहाँ ये पड़ता है फ्रेंड्स। ये पढ़ते हैं। सबसे पहले ऊपर की बात करें तो ये पड़ता है उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान। ये पड़ता है मध्य अंडमान। और ये वाला जो पड़ता है, ये वाली चोटी पड़ती है, जो टापू कहलाते हैं ये सब, ये दक्षिण अंडमान। और ये वाले ये तो कहलाते हैं, ये कहलाते हैं निकोबार। तो ये ऊपर वाला है उत्तरी निकोबार। और ये वाला है दक्षिण निकोबार। लेकिन आज का अपना टॉपिक्स है नदियों के बारे में, जिसमें सिंधु नदी के बारे में देखेंगे। उससे पहले जब बात ही कर ली है तो यहाँ पड़ता है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। और यहाँ पड़ता है पाकिस्तान। और इसी साइड में पड़ता है अफगानिस्तान। ये एरिया कहलाते हैं। सबसे मेन मुख्य बात यह है, पहले समझ लेते हैं द्वीप क्या होता है। द्वीप एक होता है प्रायद्वीप। तो इनको समझ लेते हैं। प्रायद्वीप क्या होता है? तीन ओर से जल से घिरा द्वीप क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है।
तो यहाँ पे क्या है अपना इंडिया, यहाँ पे है अरब सागर और यहाँ है हिंद महासागर और यहाँ पड़ता है बंगाल की खाड़ी। तो ये तीन, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर, तीन ओर से हमारा इंडिया घिरा हुआ है। तो इसको कहा जाता है प्रायद्वीप, प्रायद्वीपीय भारत। फिर द्वीप क्या होता है? तो द्वीप होता है जैसे ये लक्षद्वीप है, तो इस लक्षद्वीप के चारों ओर जो जल पाया जाता है तो उसको द्वीप कहा जाता है। तो ऐसे कह सकते हैं जिसके चारों ओर जल पाया जाता है उसको कहा जाता है द्वीप। अब समझ लेते हैं तिब्बत में यहाँ एक श्रेणी पड़ती है, श्रेणी मतलब पहाड़। ये श्रेणी का नाम है कैलाश श्रेणी, कैलाश श्रेणी। अब कैलाश श्रेणी में दो नदियाँ, सॉरी, दो झील हैं यहाँ पर। एक का नाम है राकसताल और दूसरी वाली का नाम है मानसरोवर। ये दो ताल हैं, ताल क्या कह सकते हैं, झीलें हैं। राकसताल से यहाँ से एंटर करती है इंडिया में और यहाँ ये घूमती हुई कहाँ पहुँच जाती है? ये पहुँच जाती है राजस्थान होते हुए पाकिस्तान में। इस नदी का नाम है सतलज। और यहाँ से जो मानसरोवर से निकलती है लद्दाख होते हुए, जम्मू कश्मीर होते हुए, तो ये एंटर कर जाती है पाकिस्तान में। तो ये नदी कहलाती है सिंधु नदी। क्या कहलाती है? सिंधु नदी। अब इससे अच्छे से और डायग्राम में समझ लेते हैं। जैसे फ्रेंड्स यहाँ क्या है, यहाँ तिब्बत था और तिब्बत में क्या बताई थी मैंने, एक श्रेणी। ये वाली जो है ये है राकसताल और ये वाली क्या है, ये है मानसरोवर। यहाँ से निकलती है ये सतलज नदी और यहाँ से निकलती है, मानसरोवर से निकलती है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी आज का अपना टॉपिक है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी यहाँ पे जब एंटर करती है भारत में तो इस गांव का नाम पड़ता है दमचौक। और ये दमचौक कहाँ है? लाहौर में, वो सॉरी लद्दाख में। और इससे आगे बढ़ते हुए यहाँ पहुँचती है लद्दाख में ही, तो यहाँ ये पड़ता है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा। अब दर्रे की बात करें तो दर्रा क्या होता है? तो दर्रा होता है दो पहाड़ियों के
दो पहाड़ियों के बीच संकीर्ण रूप से पहाड़ों को काटकर बनाया गया एक रास्ता होता है, ये दर्रा कहलाता है। तो सिंधु नदी पे कौन सा है? जोजिला दर्रा है। श्रेणी की बात करें तो श्रेणी यहाँ इसके ऊपर पड़ती है, लद्दाख श्रेणी। यहाँ कौन सी पड़ती है? लद्दाख। और यहाँ जो पड़ती है, ये पड़ती है जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी। तो क्वेश्चन ये आ जाता है, सिंधु नदी किन किन श्रेणियों के बीच स्थित है? तो किस किस के बीच है? जास्कर और लद्दाख के। अब यहाँ पे बात करते हैं, जोजिला दर्रा के बाद यहाँ जब इंडिया से जब बाहर निकलती है तो इस गांव का नाम है चिल्कास, ये गांव का नाम है। और टोटल लेंथ की बात करें तो सिंधु नदी की टोटल जो लंबाई है वो 2900 किलोमीटर है। 2900 किलोमीटर। अब बात कर लेते हैं और अब बढ़ते हैं, दोआब क्या होता है? दोआब। तो दोआब की बात करें तो दो नदियों के बीच जो मैदान पाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको दोआब कहा जाता है। अब जैसे बात करें इंडिया के नक्शे में, तो इंडिया का जो नक्शा बना लेते हैं। तो इंडिया का जब नक्शा बना लेते हैं तो यहाँ ये श्रेणी है, यहाँ राकसताल है, यहाँ मानसरोवर है, और ये तिब्बत देश में है। तो यहाँ से निकलती है ये सतलज नदी और यहाँ से निकलती है सिंधु नदी। तो ये वाला जो बीच का जो क्षेत्र है, दो नदियाँ हैं ये, तो उन क्षेत्र को क्या कहा जाता है? दोआब कहा जाता है। लेकिन ये अलग अलग नदियों को और अलग अलग में डिवाइड किया जाता है। जैसे सतलज नदी यहाँ से राकसताल से निकलती है और उसी के बाद यहाँ से आती है एक नदी झेलम नदी। ये भी एंटर कहाँ? पाकिस्तान में जाकर सतलज नदी में मिल जाती है, झेलम। और एक आती है चिनाब यहीं से, तो ये चिनाब यहाँ भी मिल जाती है पाकिस्तान में ही, चिनाब। और आगे बढ़ते हैं, एक मिलती है रावी नदी, और उसके बाद एक आती है ब्यास नदी। ब्यास रावी नदी के नीचे ही जस्ट कौन सी है? ब्यास। और ये नदी नीचे वाली कौन सी है? सतलज। तो हम बात कर रहे थे सिंधु नदी। तो सिंधु सागर
दोआब। इनमें किन नदियों के बीच है ये? तो सिंधु प्लस झेलम के। दूसरा है छाछ दोआब। तो छाछ दोआब जो है ये होता है चिनाब और झेलम के। चिनाब प्लस झेलम के। उसी के बाद आता है तीसरे नंबर पर रेचना दोआब। रेचना दोआब ये जो है रावी नदी और चिनाब नदी के बीच के स्थान कहलाते हैं। सिंधु सागर दोआब और छाछ दोआब और रेचना दोआब। और अंत में आता है बारी दोआब। बारी दोआब। तो बारी दोआब जो आता है ये ब्यास और रावी के किनारे, ब्यास प्लस रावी के किनारे, इन दोनों के बीच कौन सी है? ये बारी दोआब है। 5वें नंबर पर आता है बिष्ट दोआब। बिष्ट दोआब। तो ये जो बिष्ट दोआब कहा जाता है तो ये कहा जाता है सिंधु नदी। किसके द्वारा? सिंधु नदी के द्वारा। सिंधु नदी के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा दोआब है। कौन सा है सबसे बड़ा जो दोआब है? अगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि सिंधु सागर दोआब और छाछ दोआब और रेचना दोआब और बारी दोआब में और बिष्ट दोआब में सबसे जो बड़ा है दोआब कौन सा है? तो ये कौन सा है? बिष्ट दोआब। क्या कह सकते हैं? तो इसका सबसे बड़ा दोआब। और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस नदी के बारे में। सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र। बात करें जैसे सिंधु नदी हो गई, दूसरे नंबर पर झेलम नदी, और तीसरी की बात करें तो चिनाब नदी, चौथी की बात करें रावी नदी, ब्यास नदी, और छठी की बात करें सतलज नदी। तो सिंधु नदी और झेलम और चिनाब ये तीन नदियां पाकिस्तान और इंडिया में दोनों में बहती हैं। पाकिस्तान में इनका जो फ्लो है वो कितना है? 80% है, जबकि इंडिया में कितना है? 20% है। ऐसे ही रावी, ब्यास और सतलज की बात करें तो पाकिस्तान में कितना है? 20% बहती फ्लो करती हैं। और इंडिया में कितना करती हैं? तो इंडिया में करती हैं 80%। ये हमेशा याद रहना चाहिए। बात कर लेते हैं सिंधु नदी कैलाश मानसरोवर से निकलती है, कैलाश श्रेणी से। तो ये कैलाश श्रेणी हिमालय का पार्ट है या नहीं है? तो ये हिमालय का हिस्सा नहीं है। तो फिर किसका है? तो ये है ट्रांस हिमालय का।
ट्रांस हिमालय हिमालय का पार्ट नहीं है। अब और कुछ और बात कर लेते हैं इनकी सहायक नदी। तो सिंधु की जो सहायक नदी है, सिंधु की सहायक नदी तो बात कर लेते हैं दाएं ओर से, दाएं तट की नदी। तो दाएं तट से जो बहती है वो कुर्रम, काबुल नदी, और तीसरी पे गिलगित नदी, और चौथे पे है नुब्रा नदी, और पांचवें पे है सियोक नदी। ये इतनी नदियां दाएं तट की हैं सिंधु नदी की। अब बात कर लेते हैं बाएं तट की नदी। तो बाएं तट की नदी, तो बाएं तट की नदी सबसे पहले नंबर पर जास्कर, दूसरे नंबर पर झेलम, और तीसरे पे है चिनाब, और चौथे पे है रावी, ब्यास, सतलज, और अंत में है नारा नदी। ये नदियां सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। ये कुर्रम और काबुल, ये दोनों जो बहती हैं ये पाकिस्तान में हैं। पाकिस्तान में सिंधु नदी में मिलती हैं। और सिंधु नदी जब पाकिस्तान में एंटर करने के बाद जो अंत में पाकिस्तान में जो विलुप्त हो जाती है, वो उससे पहले नारा नदी निकलती है, नारा नदी से मिल जाती है, और अंत में इसका क्या हो जाता है, ये विलुप्त हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो केवल इतने ही रहेगी, और मैंने आज की वीडियो में सिंधु नदी तंत्र कंप्लीट जो एग्जाम की दृष्टि से आता है वो कंप्लीट करा दिया है। आपसे निवेदन है वीडियो को हमारे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में फैलाएं। धन्यवाद।